एक बार की बात है, शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग खेती बाड़ी का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। उस गांव की एक बहुत बड़ी कमी थी, वो था पानी। उस गांव में ना तो पानी था और ना ही कहीं आसपास कुआं, जिससे उस गांव में रहने वाले लोगों को हमेशा बारिश के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी तभी किसानों की खेत की सिंचाई होती थी। उसी गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। बिरजू एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह अपने काम के लिए निकल जाता और सारा काम खत्म करके वह शाम को ही घर आता था। बिरजू की मेहनत के कारण उसकी फसल काफी अच्छी होती थी। यही वजह थी कि उसकी फसल सबसे अच्छे दामों में बिक जाती थी। एक दिन बिरजू अपने काम पर जाते टाइम अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा करो तो मेरा खाना बांध दो, मैं खेतों पर जाकर खा लूंगा। ठीक है, मैं आपका खाना बांध देती हूँ, लेकिन शाम को आते टाइम आप लाला की दुकान से राशन भी लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। इसके बाद बिरजू अपने काम पर निकल जाता है। वह अपने खेतों में बहुत ही मेहनत से काम करता है। काम करते करते बिरजू जब थक गया तब वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद वहीं पर थोड़ा आराम करता है। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। तब वह एक सपना देखता है कि इस बार उसके गांव में वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण सभी किसानों की फसल उपज नहीं पाई। यह सपना देखकर बिरजू की आंख अचानक खुल जाती है। हे भगवान, ये मैं कैसा सपना देख रहा था। अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो मेरी तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती है, तो इस साल भी जरूर होगी। ये सिर्फ मेरा एक सपना है। ऐसा सोचकर बिरजू अपने घर की तरफ चल देता है। जब वह गांव में पहुंचता है तब देखता है कि गांव के कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे भाई, मुझे लगता है इस बार हमारे गांव में बारिश नहीं होगी। न्यूज़ पर दिखा रहे थे कि कुछ गांव में इस साल बारिश नहीं होगी, जिसमें हमारे गांव का नाम भी शामिल था। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हमारी फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? अब तो बस लगता है कि भगवान का ही एक सहारा है, वही हमारे लिए कुछ कर सकता है। नहीं तो भला हम गरीब किसान और कर भी क्या सकते हैं? हमारे गांव के आसपास तो ना कोई कुआं और ना ही तालाब है जिससे कि हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर हैं। अगर बारिश ही नहीं होगी तो फिर हमारे खेतों की सिंचाई कैसे होगी? और अगर सिंचाई ही नहीं होगी तो हमारी फसल कहाँ से तैयार होगी? गांव वालों की सारी बातें वहीं पर खड़ा बिरजू सुन लेता है। हे भगवान, कहीं मेरा ये सपना सच ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचकर बिरजू अपने घर चला जाता है। अरे आ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। लेकिन क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ बिमला, मैं परेशान हूँ, क्योंकि लगता है इस साल हमारे गांव में अकाल पड़ेगा, जिससे हमारी फसल नहीं होगी। और अगर फसल ही नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें कुछ तो करना होगा। ठीक है, हम इसका कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ लेंगे, लेकिन उससे पहले आप खाना खा लीजिए। फिर बिरजू और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं, लेकिन बिरजू की तो मानो नींद ही उड़ गई हो। वह सारी रात यही सोचता रहता है
कि अगर बारिश नहीं हुई तो उसका क्या होगा। बिरजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी गांव वालों की बातें उसे याद आ गई और उसे एक आइडिया आया। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे इस काम को करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होगी। इसके लिए मुझे सरपंच जी से बात करना होगा। मैं कल सुबह होते ही पहले सरपंच जी से बात करूंगा। फिर सुबह होते ही बिरजू सबसे पहले सरपंच जी के घर की तरफ चलता है। तभी रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिलते हैं। सुनो भाइयों, मुझे लगता है हमारे गांव में इस साल बारिश नहीं होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो उससे हम बारिश ना होने पर भी काम चला लेते, लेकिन हमारे गांव में कुआं और तालाब तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा है कि हम सब गांव वाले मिलकर एक कुआं खोदेंगे, जिससे हम बारिश ना होने पर भी कुएं का पानी इस्तेमाल करके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन कुआं खोदने के लिए हमें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। बिरजू के इस बात से सभी गांव वाले सहमत होते हैं और वे सभी मिलकर सरपंच जी के घर जाते हैं। हाँ गांव वालों, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे गांव में कुआं तो होना ही चाहिए, ताकि बारिश न आने पर भी हम उसका पानी इस्तेमाल कर सकें। ऐसा करो, तुम मेरे घर के पीछे वाले जमीन में कुआं खोद लो। सरपंच जी की बात सुनने के बाद सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं और अगले ही दिन से कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। काफी मेहनत करने के बाद लोगों को कुएं में पानी नजर आता है, जिससे पूरे गांव वाले बहुत खुश होते हैं और ये बात सरपंच जी को बताते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर सरपंच जी काफी खुश हुए और उन्होंने बिरजू से कहा, बिरजू, आखिर तुमने पानी की समस्या खत्म कर ही दी। तुम्हारे वजह से ही हमारे गांव में पानी का समस्या खत्म हो पाया है। अब तुम सभी किसान उस कुएं में से बारी बारी पानी निकालकर अपनी खेतों की सिंचाई कर लेना, और गांव में कुआं होने के कारण तुम लोगों को पानी लाने के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सरपंच जी ने बिरजू की काफी तारीफें की और इस साल गांव में सच में बारिश नहीं हुई, लेकिन गांव वालों को इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। गांव वालों ने कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर ली, जिससे गांव में सभी किसानों की फसल बहुत अच्छी हुई और उन्हें पीने के पानी भरने के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। इससे गांव में फिर से खुशियां लौट आई और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। रामपुर नाम के गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। बहुत दिनों बाद बिरजू को एक लड़का हुआ था और आज उसके लड़के का नामकरण था। बाबा जी, ये बच्चा तो आप ही का आशीर्वाद है। ये लीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए। फिर साधु बाबा बिरजू के बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं। तब वह देखते हैं कि बच्चे के हाथ में एक निशान है जो राज्य योग्य को दर्शाता है। अरे बाबा जी, आप इतने हैरान क्यों हो गए? क्या बात है? बिरजू, तुम्हारा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है। इसके 15 साल की उम्र में ही इसका राज्य योग्य लिखा है। सचमुच साधु बाबा, आप सही कह रहे हैं। क्या हमारा बेटा इतना भाग्यशाली है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी बिरजू के घर के बाहर से राजा का मंत्री गुजर रहा था। उसने देखा कि बिरजू के घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। उसने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, क्या बात है? इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर? अरे भाई, क्या तुम्हें पता नहीं है? बिरजू के घर एक भाग्यशाली बच्चे ने जन्म लिया है, जिसके 15 साल की आयु में ही उसे राजयोग्य लिखा है। क्या
तुम सही कह रहे हो। ठीक है। राजा के मंत्री ने सोचा ये बात जल्दी से राजा को बता देनी चाहिए और वह राजमहल गया और राजा से सारी बातें बता दी। क्या आप ये सच कह रहे हो? यदि ये बात सत्य है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी राज्य गद्दी पे कोई गरीब का लड़का बैठे। आपको कल सुबह जाकर ही उस बच्चे का कुछ न कुछ करना होगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल सुबह जाकर ही उस बच्चे का कुछ न कुछ करता हूँ। फिर अगली सुबह होते ही मंत्री जी बिरजू के घर जाते हैं। बिरजू, अरे ओ बिरजू, जरा घर के बाहर तो आओ। मुंशी जी की आवाज सुनकर बिरजू अपने घर के बाहर आया। कहिए, आप कौन हैं? मुझसे क्या काम है? मेरा नाम सेठ अमीरचंद है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को गोद लेने आया हूँ। लेकिन मैं आपको अपना बेटा नहीं दे सकता, मुझे माफ करिए। देखो बिरजू, तुम बहुत गरीब हो और अपने बेटे की परवरिश अच्छे से नहीं कर सकते हो, तो तुम मेरी बात मानो और मुझे अपना बेटा दे दो। मैं उसकी परवरिश बहुत ही अच्छे से करूँगा। ठीक है सेठ जी, तो इस बारे में मैं अपनी पत्नी से बात करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं कल सुबह आऊँगा। बिरजू घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन उसकी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अजी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं अपना बच्चा कैसे दे सकती हूँ? देखो सुधा, तुम मेरी बात मानो। सेठ जी बहुत अमीर आदमी हैं और वो हमारे बच्चे की परवरिश बहुत ही अच्छे से कर देंगे। ठीक है, मैं अपना बच्चा एक ही शर्त पे दे सकती हूँ। जब मेरा बेटा 15 साल का हो जाएगा, तब सेठ जी हमें हमारा बच्चा वापस कर देंगे। बिरजू अपनी पत्नी की बात मान लेता है। अगली सुबह फिर से मंत्री जी रामू के घर आते हैं। रामू, अरे ओ रामू, देखो मैं आ गया हूँ। सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा तो दे रहा हूँ, लेकिन आप एक वादा करिए कि आप मेरा बेटा 15 साल का हो जाएगा तब उसे हमें वापस कर देंगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारा बेटा 15 साल का हो जाएगा तो तुम्हें वापस कर दूंगा। मंत्री उस बच्चे को लेकर नदी किनारे जाता है। हे भगवान, कितना मासूम और प्यारा बच्चा है। इसे देखकर तो मारने का मन ही नहीं करता। एक काम करता हूँ, इसे नदी में बहा देता हूँ। फिर मंत्री बच्चे को नदी में बहा देता है और वहां से चला जाता है। बच्चा नदी में बहते बहते एक व्यक्ति के पास जाता है। वह व्यक्ति गांव का बहुत ही अमीर सेठ था। वह उस बच्चे को देखकर अपनी गोद में उठा लेता है। अरे वाह, कितना मासूम और प्यारा बच्चा है। न जाने किस मूर्ख ने इसे पानी में बहा दिया। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने बेटे की तरह पालूंगा। फिर सेठ जी खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहते हैं, रमा, अरे ओ रमा, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अजी क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और आपकी गोद में ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मुझे नदी किनारे बहते हुए मिला था, इसलिए मैं अपने साथ इसे यहाँ ले आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी हमारी कोई संतान तो है नहीं, हम इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाल लेंगे। फिर वह पति पत्नी उस बच्चे को खुशी खुशी पाल लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 15 साल गुजर जाते हैं और वह छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है। वह उसका नाम प्रेम रखते हैं। प्रेम बहुत ही सीधा साधा
और एक अच्छा लड़का था और बहुत ही खूबसूरत भी। एक दिन प्रेम गांव में किसी काम से गया था। तभी वहां से महाराज गुजर रहे थे। उनकी नजर प्रेम के ऊपर पड़ती है। वह प्रेम की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत और नौजवान युवक है। ये मेरी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर महाराज प्रेम के घर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए जाते हैं। नहीं नहीं महाराज, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे प्रेम से ना करें, क्योंकि ये मेरा खुद का बेटा नहीं है। ये तो मुझे नदी में बहता हुआ मिला था। तभी महाराज को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। उन्होंने मंत्री जी से कहकर उस बच्चे को नदी में बहा दिया था। उन्हें याद आ जाता है कि ये वही बच्चा है। सुनो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम अपने बेटे प्रेम के हाथों मेरी एक चिट्ठी मेरे महल तक पहुंचा दो। जी जी, क्यों नहीं महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। मैं अभी प्रेम से कहकर आपकी चिट्ठी महल तक पहुंचवा देता हूँ। फिर महाराज एक चिट्ठी में कुछ लिखकर प्रेम को दे देते हैं। उसे लेकर प्रेम महल की तरफ चल देता है। प्रेम के महल जाते जाते रास्ते में ही रात हो गई और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई देती है और वह उसमें चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो उस झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। प्रेम अपनी सारी बातें उस बूढ़ी अम्मा को बता देता है। ठीक है बेटा, तो तुम कल सुबह तक यहाँ रह सकते हो। प्रेम बूढ़ी अम्मा के घर सो जाता है। प्रेम के सोते ही बूढ़ी अम्मा उसके हाथ से वह चिट्ठी पढ़ने लगती हैं। उस चिट्ठी में लिखा था कि महारानी, जिसके हाथों मैंने ये चिट्ठी भेजी है उसे मारकर महल के पीछे दफना देना। ये कार्य मेरे आने से पहले ही हो जाना चाहिए। हे भगवान, कितना निर्दयी राजा है। फिर बूढ़ी अम्मा एक दूसरे चिट्ठी में लिखती हैं कि महारानी, इस लड़के का विवाह अपनी पुत्री से कर दो। ये कार्य मेरे आने से पहले ही हो जाना चाहिए। इस तरह बूढ़ी अम्मा उस चिट्ठी को बदल देती हैं और फिर अगली सुबह प्रेम उस चिट्ठी को लेकर महल की तरफ चल देता है। महारानी जी, ये चिट्ठी महाराज ने भेजा है। फिर महारानी प्रेम से उस चिट्ठी को लेकर पढ़ने लगती हैं। चिट्ठी के अनुसार वह अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर देती हैं। तभी थोड़ी देर बाद राजा राजमहल पहुंचता है। तब वह देखते हैं कि जिस लड़के को उन्होंने मारने के लिए कहा था वो तो उनके महल में जीवित है। महारानी, ये लड़का अभी तक हमारे महल में क्या कर रहा है? अरे महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही ने तो अपनी बेटी की शादी इससे करने को कहा था। तो मैंने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी है। तब ये यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? अरे नहीं नहीं महारानी, मैंने ऐसा नहीं लिखा था। इस लड़के ने हमारे साथ धोखा किया है। इसने हमारी चिट्ठी बदल दी है। नहीं महाराज, मैंने कोई धोखा नहीं किया है और मैंने चिट्ठी आपकी नहीं बदली है। ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को मान लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जी महाराज, कहिए मैं आपका कौन सा काम कर सकता हूँ? बस यहाँ से थोड़ी दूर बाद एक गुफा है, उसमें एक राक्षस रहता है। तुम्हें बस उसका 2 बाल लेकर आना है। यदि तुम ये काम कर पाए तो मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार कर लूँगा। प्रेम ने हामी भरी और वह इस बात को मान लेता है। प्रेम महल से निकलता है राक्षस के बाल लाने के लिए। प्रेम को पहाड़ियों पर जाते जाते
रास्ते में ही रात हो जाती है। फिर प्रेम उसी बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में जाता है जहाँ पर वो पहली बार रुका था। अरे बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? बूढ़ी माँ, राजा कहते हैं कि मैंने उनके साथ धोखा किया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो बस उनके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी महारानी तक पहुंचाई है। जिसके बाद महारानी ने अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी है, तो भला इसमें मैंने कौन सी गलती कर दी है? लेकिन महाराज इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि मैंने उनके साथ धोखा किया है और मैंने उनकी चिट्ठी बदल दी है। वह इस बात को तभी मानेंगे जब मैं उनका एक छोटा सा काम कर दूंगा। कौन सा काम बेटा? उन्होंने मुझसे कहा है कि पहाड़ियों के पास जो गुफा है उसमें एक राक्षस रहता है। उसका मुझे 2 बाल लेकर आना है, तब वह मुझे अपना दामाद स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बेटा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कोई बात नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं इस मुश्किल काम को कर लूँगा। ठीक है बेटा, यदि तुम इस मुश्किल कार्य को कर पाए तो इससे पहले तुम मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब भी देते जाओ। इस गांव में एक मीठे पानी का कुआं था, लेकिन अब वह सूख गया है। क्या तुम बता सकते हो कि वो क्यों सूख गया है? बूढ़ी अम्मा, मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा, लेकिन राक्षस के बाल लेकर आते समय। फिर थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है और प्रेम अपने कार्य के लिए निकल पड़ता है। गुफा के पास जाने से पहले उसे एक नदी पार करना था। सुनो भाई, क्या तुम मुझे नदी पार करा सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें नदी तो पार करा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। हाँ पूछो, कौन सा सवाल? मेरा यही सवाल है कि मुझे इस काम से मुक्ति कब मिलेगी? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब तो दे दूंगा, लेकिन उधर से लौटते समय फिर वह व्यक्ति प्रेम को नदी पार करा देता है। जब प्रेम गुफा के पास पहुंचता है, तब वह देखता है कि राक्षस की माँ गुफा के बाहर ही खड़ी थी। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बेटा एक राक्षस है? यदि वो आ गया तो तुम्हें मारकर खा जाएगा। जी माता जी, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरी सच्चाई साबित करने के लिए आपके बेटे का 2 बाल चाहिए। फिर प्रेम अपनी सारी बातें राक्षस की माँ को बताता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद राक्षस की माँ काफी प्रभावित होती है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अपने बेटे का 2 बाल तोड़कर दे दूंगी। तब तक तुम छुप जाओ, नहीं तो मेरा बेटा अब आता ही होगा। फिर प्रेम गुफा में ही छुप जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वह राक्षस गुफा में आता है। अरे माँ, हमारे गुफा से इंसानों की खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या बेटा, तुम भी कुछ भी बात करते हो? भला हमारे पास इंसान कहाँ से आए जो उनकी खुशबू तुम्हें आने लगी? अपनी माँ की बात सुनने के बाद राक्षस जाकर सो जाता है। तभी उसकी माँ उसके सर से एक बाल तोड़ती है, जिससे राक्षस की आँख खुल जाती है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ, ये क्या कर रही हो तुम? रात को मेरी बाल क्यों तोड़ रही हो? बेटा, मैंने एक बहुत भयंकर सपना देखा है। मैंने देखा कि शीतलपुर गांव में एक कुआं हुआ करता था, जिसका पानी बहुत ही मीठा था, लेकिन अब वह सूख गया है। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ है?
बस इतनी सी बात। उस कुएं में एक बहुत बड़ा मेंढक है। यदि उस मेंढक को बाहर निकाल दिया जाए तो वो कुआं पहले की तरह भर जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से सो जाता है। तभी उसकी माँ फिर से उसका एक बाल तोड़ती है। अरे माँ, अब क्या हुआ? फिर से तुमने मेरे बाल क्यों तोड़े? अरे बेटा, मैंने इस बार फिर से भयानक सपना देखा है। मैंने देखा है कि हमारे गुफा के पास जो नदी है उसमें नाव चलाने वाला व्यक्ति पूछ रहा था कि उसे इस काम से मुक्ति कब मिलेगी। अरे माँ, बस इतनी सी बात। यदि कोई सच्चा व्यक्ति अपने मन से उस नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर जाएगा तो उस नाव चलाने वाले को उस काम से मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे सोने दो। राक्षस की माँ उसका बाल लेकर प्रेम के पास आती है। ये लो बेटा, मैंने अपने बेटे के 2 बाल तोड़ लिए हैं। अब इसे लेकर तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और हाँ, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब भी दे देती हूँ। फिर राक्षस की माँ उसके दोनों सवालों के जवाब भी दे देती है और साथ ही में राक्षस के 2 बाल भी। उसे लेकर प्रेम खुशी खुशी अपने महल की तरफ लौट जाता है। फिर से वह नदी पार कराने वाले व्यक्ति के पास जाता है और वह व्यक्ति फिर से उसे वही सवाल पूछता है। देखो भाई, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। यदि कोई सच्चा व्यक्ति तुम्हारे नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाएगा तब तुम्हें इस काम से मुक्ति मिल जाएगी। यह बात सुनकर नाव चलाने वाला व्यक्ति बहुत खुश होता है और वह प्रेम को उसकी जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। रास्ते में लौटते टाइम बूढ़ी अम्मा भी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने प्रेम को देखा तो अपने सवालों के जवाब पूछे। हाँ बूढ़ी अम्मा, मैं इस बार आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। आपके गांव के कुएं में एक बहुत बड़ा मेंढक है। यदि आप उसे निकाल देंगी तो आपका कुआं फिर से पहले की तरह भर जाएगा। बूढ़ी अम्मा प्रेम की बातें सुनकर काफी खुश होती हैं और वह उसे 2 मटकों में सोना भरकर देती हैं, जिसे लेकर प्रेम खुशी खुशी राजमहल आता है और वह राजा को सारी बातें बताता है और राक्षस के 2 बाल भी देता है। राजा प्रेम को देखकर उसकी बुद्धिमानी को मान जाता है और वह उसे खुशी खुशी अपना दामाद स्वीकार कर लेता है।